हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, जो कि टारगेटेड एग्जाम भी हो गया या बीपीएससी हो गया। तो इन सारे एग्जाम्स को टारगेट कर कर ये सेशंस चल रहे हैं, तो आप इन सेशन को जरूर देखिए। आपकी साइंस इन सेशन के द्वारा प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि ये सेशंस की खास बात है कि एनसीईआरटी का कंटेंट है, प्लस हम इसमें पीवाईक्यूज करेंगे, तो सारी चीजें आपकी डीपली प्रिपेयर हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको पिछली क्लासेस भी देखना इंपॉर्टेंट है। आज हमारी क्लास नंबर 11 है, जिसमें कि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, उसका चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। और इससे पहले की 10 क्लासेस आ चुकी हैं, जिसमें कि आपको मिक्स लेक्चर्स मिले हैं, बायो भी है, केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री का क्लास 9 का हमने जो बचे हुए आपके लास्ट के 3rd और 4th चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, वो कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारे सेशंस को नहीं देखा है तो जाकर देख लो। क्लास 12th की मैंने बुक से और 11th की बुक से एनिमल किंगडम मैंने आपको कराया है, प्लस मैंने कुछ भी और भी टॉपिक्स उसमें इंक्लूड करे हैं बायो के। तो वो सेशंस जो पिछले 10 सेशंस हैं, क्लासेस हैं, इसको जरूर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कहाँ जाना है, आपको प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना है। प्लेलिस्ट का नाम है DSSSB-TGT नेचुरल साइंस कंप्लीट सिलेबस। तो ये जो कंप्लीट सिलेबस है, ये बीपीएससी वालों का भी है, तो आपका भी इसमें कवर हो जाएगा पोर्शन। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। सारे जो सेशंस हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप सबके लिए हेल्पफुल है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज इसको स्टार्ट कर देते हैं, और ये चैप्टर आज खत्म भी हो जाएगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो आपको इसका सेकेंड चैप्टर मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा खत्म होने वाला है क्लास 9 का, तो इसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगी। जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक आपके एग्जाम में बने हैं, वो सारे पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और उन पीवाईक्यूज से आपको ये समझ में आएगा कि आपको कितना चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सेशंस को देखा करिए, और इसका पीडीएफ नोट्स जब आप कहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, मैं वहां पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम कोई विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर साइंस का कंटेंट आपके एग्जाम के ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलो, सबसे पहली बात है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, तो मैटर होता क्या है। तो अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी चीज अगर बनी हुई है तो वो किसकी बनी हुई है, वो मैटर की, पदार्थ की बनी हुई है। और मैटर की खास बात क्या होती है कि मैटर एक वो पदार्थ, एक ऐसी चीज है जो कि अपना एक स्थान ग्रहण करता है, जिसके पास खुद का एक द्रव्यमान होता है। मतलब द मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैज मास। मतलब कि अगर मैं कहीं पे, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं कि मैं अगर कहीं जाकर बैठ जा रही हूँ, इसका मतलब मेरा खुद का एक मास है, और मेरा खुद का एक मास होने के साथ साथ मैं खुद कहीं जहां बैठ रही हूँ वहां की जगह को क्या है, घेर रही हूँ। ठीक है, तो मैटर क्या है, एक ऐसी चीज जिसका खुद का एक द्रव्यमान होता है और जो क्या करता है, जगह भी। इसके बाद आ जाती है बात कि जो मैटर है इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो मैटर जो है सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो मैटर इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और ये स्मॉल पार्टिकल्स, ये सूक्ष्म कण इतने छोटे होते हैं कि हम इसको माइक्रोस्कोप से द्वारा भी इनको देखना क्या है, मुश्किल होता है। तो आपको दो चीजें समझ में आई। क्या मैंने पहला बताया कि मैटर क्या है, मैटर वो चीज जो क्या करे, खुद का एक उसका द्रव्यमान हो, मास हो, या क्या करे, वो एक ऑक्यूपाई करे स्पेस। ठीक, दूसरी चीज क्या देखिए कि मैटर किससे बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और ये टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं, ये सूक्ष्म कण जो होते हैं, ये माइक्रोस्कोप से देखने के लिए भी बहुत ही मुश्किल होती है इनमें। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर में हमको देखो मैटर है, तो मैटर का आपको भौतिक स्वरूप, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी, और इसके रासायनिक गुण, ये दो गुण आपको मैटर के बारे में पढ़ने हैं। अब पहला चैप्टर जो है वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर है, जिसमें कि हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे भौतिक गुण किसके, पदार्थ के हम पढ़ेंगे। रासायनिक गुण हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आपको कल मिलेगा ये वीडियो। ठीक है ना, यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई। चलो आओ अब देख लेते हैं कि मैटर पदार्थ का भौतिक गुण क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात है, तो हम मैटर की बात करें, भौतिक स्वरूप की बात करें किसके, पदार्थ की, तो सबसे पहले बात हो गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि मैंने आपको बताया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो भी आपका मैटर है उसके पार्टिकल्स कितने हैं, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटे हैं। कण क्या है, बहुत ही छोटे हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपके घर
घर में ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आपने देखे होंगे कांच के। अब उस एक कांच के ग्लास में अगर मैं यहाँ पर कुछ ग्लासेस बनाऊं तो देखो ये मेरे पास यहाँ पर ग्लास है, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास। अब इसमें क्या सब में पानी प्रेजेंट है। इसमें क्या किया मैंने, एक क्या किया, नील जो देखा है ना, नील कपड़ों को सफेद करने वाले, इसमें मैंने क्या किया, नील की कुछ बूंदे डाल दी। अब ये पानी कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले पानी से जिसमें कि मैंने नील की बूंदे डाली हैं, इसमें से कुछ ड्रॉप्स पानी निकाला और इस वाले में डाल दिया जिसमें कि पहले कुछ भी नहीं प्रेजेंट था, सिर्फ पानी था, तो ये भी हल्का नीला हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से कुछ बूंदे निकाल के इसमें डाल दिया तो ये भी हल्का हो जाएगा। तो अब मैंने ये पाया कि जो पहली वाली परख नली, जो पहली वाली परख नली या इसको अपने ग्लास बोला, तो पहली वाली जो ग्लास थी उसमें क्या था, उसमें गाढ़ा नीला था। और जैसे जैसे मेरे पानी ग्लासेस में अगले ग्लास में पहुंचती गई, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालती गई, तो जो आखिरी ग्लास पाया उसमें नीला रंग क्या था, हल्का था। तो इससे ये समझ में आया कि कण जो पहले क्या थे, एक साथ बहुत सारे प्रेजेंट थे इसमें, अब उसमें क्या थे, यहाँ पर नील के जो कण प्रेजेंट थे वो क्या हुए, डिवाइड हुए फर्दर, फिर इसमें आए, फिर इसमें आए, फिर इसमें आए। तो इसका मतलब धीरे धीरे जो नीले रंग की कंसंट्रेशन क्या होती गई, कम होती गई, पर फिर भी कण हमें प्राप्त होते गए। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल है KMnO4 का कि परख नलियां जो कि लेबोरेटरीज में प्रेजेंट होती है, टेस्ट ट्यूब, तो उसमें 10 परख नली ली गई। तो पहली परख नली में पोटेशियम पर मैग्नेट की टैबलेट को डाल दिया और फिर उसमें से कुछ ड्रॉप निकालकर दूसरे में डाला, फिर कुछ ड्रॉप निकाल कर दूसरे में डाला। तो इस तरह से देखा गया कि पहली परख नली और जो 10वीं परख नली है उसके कलर की कंसंट्रेशन में बहुत डिफरेंस मिला। पहला डार्क था और अब देखा गया आखिरी जो 10वीं परख नली थी वो कैसी पाई गई, वो पाई गई कि बहुत ही ज्यादा हल्की है। तो इससे समझ में आया कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो बहुत ही सूक्ष्म है। वो क्या है, वो आखिरी वाली टेस्ट ट्यूब जहां पर लाइट कंसंट्रेशन देखने को मिली क्या थी, पोटेशियम पर मैग्नेट की ही थी वो पार्टिकल, पर क्या थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, डिवाइड होते 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 मतलब कि वो पानी में डाला तो और मतलब कंसंट्रेशन उसकी खत्म हो गई और उसमें ज्यादा पानी है, फिर वो और हल्का हो गया और से फिर और हल्का हो गया और हल्का हो गया। इस तरह से ये समझ में आया कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक कि कई बार ये कई एग्जाम्स का भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर ये बात है कि पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इस एक स्टेटमेंट से कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर शुगर को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या पानी का लेवल बढ़ेगा, है ना, एक एक क्वेश्चन होता है। और अगर शुगर पानी में डिसॉल्व हो रही है तो वो कैसे डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आते हैं। देखो अब मेरे पास क्या है, लिक्विड है। आप सबको पता है कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कण होते हैं, उनमें क्या होता है, दे हैव सम स्पेसेस। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे स्पेस प्रेजेंट होते हैं। और अगर यही बात मैं ठोस की करूं तो ठोस में क्या होता है, उसमें वो टाइटली पैक्ड होते हैं, क्या, उसमें पार्टिकल्स। ठीक, तो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड ठोस में है, लिक्विड में थोड़े दूर दूर, गैसेस में बहुत दूर दूर। तो यहाँ पर लिक्विड है तो लिक्विड में पार्टिकल्स क्या है, थोड़े दूर दूर है। अगर मैंने इसी लिक्विड में क्या किया, शुगर को ऐड किया, तो शुगर क्रिस्टल मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब शुगर क्रिस्टल जब डिसॉल्व हो रहा है तो क्या है कि इसके स्पेसेस में जाकर फिट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रक्रिया से ये क्या हो रहा है, डिसॉल्विंग हो रही है। कैसे, जब ये अपने स्पेसेस में एंटर हो जा रहा है, किसके, आपके पानी के स्पेसेस में ये शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे हैं, जाकर पार्टिकल्स फिट हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, जगह होती है जिसमें कि दूसरा कोई सब्सटेंस है या दूसरा कोई मैटर है वो क्या होगा, आकर जाकर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको बात आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी में जहां पर शुगर में शुगर जो है वाटर के साथ जब घुल जाती है तो इस कौन सी प्रक्रिया द्वारा ये घुलती है, तो इस प्रक्रिया का नाम होता है विसरण। ठीक है, तो जब शुगर, चीनी पानी में घुल जाती है तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा घुलती है, विसरण के द्वारा घुलती है। विसरण को ही इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन 2 चीज को कॉज करेगा। पहला, किसी भी चीज को डिसॉल्व करने में मदद करेगा। शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दिया, क्या हो गया, डिफ्यूजन की प्रक्रिया से। दूसरी चीज, 2 मैटर एक दूसरे में क्या होंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। शुगर पानी में मिक्स हो गया, पानी शुगर में मिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया हो गई। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन या इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्षितिज ऊर्जा कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज को तापमान उसमें बढ़ाकर। मतलब अगर मैं
अगर शुगर और वाटर है, ठीक है, अगर शुगर और वाटर है, क्या होगा, मान लो मेरे पास एक ये बीकर है और इसमें शुगर मैं ऐड कर रही हूँ, इसमें पानी प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे, मेरे पास चम्मच है, इससे मैं हिला रही हूँ तो ये घुल जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये शुगर क्या है, घुलना बंद हो जाएगी, मतलब अब सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर शुगर नहीं घुल रही है, तो इस कंडीशन में क्या है, अब मैं क्या करूंगी, उसको अलग से तापमान दूंगी। तो इसका मतलब किसी भी दो मैटर को इंटरमिक्स करने के लिए अगर मैं तापमान बढ़ाती हूं तो उसमें इंटरमिक्सिंग की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर तापमान को क्या किया, बढ़ाया, मतलब यहाँ पर मैंने इसको एक उसे बर्नर पे रख दिया, तो यहाँ पर जो अभी मिक्सिंग नहीं हो पा रही थी शुगर में, शुगर की पानी में, वो अब मिक्सिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं शुगर के और वाटर के, इनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, अब वापस से इंटरमिक्सिंग फास्ट होगी और सॉल्यूशन में शुगर जो है वो घुल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली। तो पार्टिकल्स कैसे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर एक किसी घर में कुछ अच्छा बना है, पिज्जा बना है या राजमा बना है, छोला बना है, तो आपके घर तक भी स्मेल आ जाती है। आपके घर में मान लो सिंपल मम्मी ने दाल रोटी बनाई है, खिचड़ी बनाई है, तो वहां का बना हुआ राजमा और यहाँ पर बना हुआ दाल रोटी में क्या है, हमने घर की दाल रोटी सूंघी और वहां की आई राजमे की महक, तो बस मुंह में लार आ गई, अब बस जोमेटो से और स्विगी से ऑर्डर कर दिया। तो इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कण है, वो क्या है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और इन कंटिन्यूअसली मूव करने से क्या है, अगर यहाँ पर इस रूम में डिओड्रेंट लगाया तो दूसरे रूम से आवाज आ जाती है दादाजी की, कितना लगाकर जाओगे कॉलेज, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ठोस है, तो ठोस में कैसे पार्टिकल्स होंगे, अभी हम और इसको डीपली देखेंगे। तो ठोस में कैसे पार्टिकल्स होंगे, ठोस में एकदम पार्टिकल्स पास पास होंगे, इसका मतलब इसमें क्या है, अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। फिर लिक्विड में कैसे होंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। फिर गैसेस में कैसे होंगे, गैसेस में काफी दूर होंगे। तो इसका मतलब कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में और फिर आपका गैस में। ये आपका इस तरीके से पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण होता है, कणों के बीच में आकर्षण होता है। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि मैटर क्या होता है, मैटर कोई भी वो चीज जिसके अपना खुद का एक द्रव्यमान हो और जो क्या करे, स्पेस को, कोई भी जगह को घेरे। दूसरी हमने चीज देखी कि हमें यहाँ क्या पढ़ना है, मैटर के भौतिक स्वरूप और हमें इसका रासायनिक स्वरूप देखना है। भौतिक स्वरूप हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। भौतिक स्वरूप में हमने क्या देखा कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से, कणों से मिलकर बने होते हैं, और कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से भी देखने में उसको मुश्किल आती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी कि इनके बीच में स्पेसेस होता है, तभी कोई भी चीज किसी दूसरी चीज में जाकर मिक्स हो जाती है। चौथी चीज कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं, पार्टिकल के मूव करने से ही हमको इधर से उधर स्मेल, या इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है अगरबत्ती, डिओड्रेंट, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। पार्टिकल्स का क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने से मतलब कि सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स है उसमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, गैसेस में काफी दूर दूर होते हैं। आइए अब देख लेते हैं क्या, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पर आपको 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आपकी एनसीईआरटीज में दी हुई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इनके स्टेटमेंट से आया है, एज सच एनसीईआरटी की लाइंस को उठाकर। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चैप्टर बहुत आसान है, पर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। अभी जब आप पीवाईक्यूज इन सब चैप्टर्स को खत्म करने के बाद सॉल्व करेंगे, तब आपको लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इजी चैप्टर भी। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस, प्लाज्मा, गैस स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हमको पढ़ना है। इसमें हर एक चीज हम पढ़ेंगे, किस तरह से कन्वर्जन होता है डायरेक्टली, जैसे कि सब्लिमेशन का प्रोसेस हो गया, इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, वो सारी विधियां अभी हम देखने जाएंगे। ठीक है, और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से भी कई बार क्वेश्चंस आए, तो उसको मैं रब कर देती हूँ। 5 अवस्थाएं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की जो पदार्थ है, इनकी अवस्थाएं क्या है। तो सबसे पहले ठोस, तो ठोस को देख के क्या क्या चीज समझ सकते हैं कि इसका क्या होगा, खुद का एक अपना शेप होगा, आकार होगा। दूसरी बात, इसका क्या हम देख सकते हैं कि इसकी क्या होगी, मैक्सिमम इसका घनत्व होगा। अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है किसका, सॉलिड का। ठीक है,
इसका खुद की अपनी एक बाउंड्री होगी, साथ साथ इसका क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। फिर इसमें संपीड़ता क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, वो नेग्लिजिबल होगी, इसको मैं ऐसे करके कंप्रेस नहीं कर सकती। पर यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देखना है, क्या, स्पॉन्ज का। तो स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज भी एक तरह का सॉलिड है, एनसीईआरटी की लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछी गई है। क्या स्पॉन्ज क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस में आएगा स्पॉन्ज, या कोई और सब्सटेंस है? तो स्पॉन्ज है आपका सॉलिड। सॉलिड ऐसा सॉलिड जिसमें कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पॉन्ज आपने देखा होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होती है एयर, मतलब कि एयर है उस पोर्स के अंदर ट्रैप्ड, फंसी हुई है। जैसे ही उसको स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, तो सारे के सारे एयर क्या हो जाती है, एक्सपेल आउट, बाहर निकल जाती है, और जैसे इसको रिलीज करते हैं तो सारे के सारे एयर क्या है, वापस अंदर आ जाती है। तो स्पॉन्ज एग्जाम्पल हो जाए किसका, सॉलिड का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ठोस क्या होती है, अपने आकार को मेंटेन करते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। ठीक, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है। दृढ़ होते, रिजिड होते हैं, अगर ये कोई कांच का है, नीचे गिरा तो वो टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्या है, दृढ़ है, रिजिड है। ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में आपके एनसीईआरटी में 3 दिए हुए, मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। रबर बैंड, रबर बैंड को अगर ऐसे खींचो, स्ट्रेच करो तो क्या होता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, फिर छोड़ो तो क्या है, वो वापस अपनी पोजीशन को ले लेता है। तो एग्जाम्पल किसका है आपका, ये सॉलिड का एग्जाम्पल, ठोस का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल जो मैंने आपको स्पॉन्ज का बता दिया। तीसरा एग्जाम्पल आपको देखना है, जैसे शुगर और सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट को जिस भी कंटेनर में डालो, अगर मैंने मान लो इस पतले से इस ट्यूब में डाला, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्यूब है, इसमें डाला तो ये इसकी शेप ले लेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको अपने हाथ में इस तरीके से डाला तो वो इस तरह की शेप पे आ जाएगा। अगर मैंने एक फैले हुए बर्तन में डाला तो शुगर और सॉल्ट उस तरह की शेप में आ जाएगा। इससे ये समझ में आया कि जिस भी कंटेनर में मैं सॉल्ट और शुगर को डाल रही हूँ, वो उसमें जाकर टाइटली पैक हो जा रहा है। अब साथ ही साथ सॉल्ट और शुगर, जो चीनी और शक्कर है, जो चीनी और आपका नमक है, उसके जो क्रिस्टल्स देखे गए, जो कण देखे गए, क्रिस्टल्स देखे गए, कण नहीं क्रिस्टल्स देखे गए, वो कैसे, उनकी खुद की भी एक आकृति और खुद की भी क्या है, एक शेप है। ठीक है, बस इतना था। चलो आइए अब देखते हैं लिक्विड। तो द्रव, द्रव एज कंपेयर टू सॉलिड अगर मैं देखूं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब लिक्विड है, लिक्विड जिस भी कंटेनर में जाएगा उस कंटेनर की आकार ले लेता है, और लिक्विड का खुद का अपना एक आकार नहीं होता। ठीक है, सॉलिड का तो एक आकार है पर लिक्विड का आकार नहीं होता। साथ साथ लिक्विड है जो आपका, उसके अंदर सॉलिड भी डिफ्यूज कर सकता है, लिक्विड भी डिफ्यूज कर सकता है, और साथ ही साथ आपका गैस भी डिफ्यूज कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वाले सेक्शन को, जिसमें जैसे कि आपका गैस, लिक्विड, देखो लिक्विड और क्या है, गैस, ये कैसे डिफ्यूज हो रहे हैं, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, क्या, कोका कोला, जिसमें कि गैस और लिक्विड, इसमें क्या है, डिफ्यूजन हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, आपका लिक्विड टू गैस डिफ्यूजन। ठीक है, साथ ही साथ गैस टू गैस डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका एयर में डिफरेंट तरह की गैसेस प्रेजेंट है। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने डिओड्रेंट मारा, तो ये क्या हो गया, आपका गैस टू गैस डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में लाइंस है, इसको मैं पीवाई क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर दूंगी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड जरूर करूंगी। ठीक है ना, चलिए अब देखो, अब इसका द्रव्य का क्या होता है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, इसका खुद का फिक्स वॉल्यूम होता है। ये आपका पीवाईक्यू आ चुका है कि जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है कि नहीं फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है पर शेप इसकी फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। अब देखो, ये जो भी शेप कंटेनर में जाएगा उसकी अपनी एक शेप ले लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब देखो गैसेस में क्या होता है, गैसेस में सबसे ज्यादा संपीड़ितता पाई जाती है, कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा लिक्विफाइड आपका सीएनजी हो गया या आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हो गए, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। इसका मतलब इसमें जो गैस है बहुत ही ज्यादा कंप्रेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक, अब साथ साथ इसमें क्या होता है, गैस की खुद की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, जहां से अगर गैस रिलीज आउट हुई तो वो हर जगह फैल जाती है। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली स्प्रेड हो सकते हैं, और साथ साथ उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इनका गैसेस जो होती है बहुत ही ज्यादा डिफ्यूज, मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे में मिलने की प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, इजी था ये सब, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, पर इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एसएस लाइन से उठाकर दिए जाते हैं क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप ये चीज सॉल्व कर पाएंगे और देखेंगे भी किस तरीके से हम
ये सारे इजी इजी पोर्शन को अपने नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो स्टेट ऑफ चेंज, किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और इन सब में क्या क्या इनके नाम है। जैसे सॉलिड को लिक्विड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज अगर सॉलिड है, जैसे एक आइस है वो सॉलिड है, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, मेल्टिंग हो रही है, तो सॉलिड आइस हो गई, आइस मेल्ट हो रही है, पिघल रही है किसमें, लिक्विड में। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट टर्म है। एक टर्म है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक टर्म है आपका लेटेंट हीट जो आपकी छुपी हुई ऊर्जा, गुप्त ऊर्जा होती है। तो ये सब इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो क्या, सबसे पहले बात आ जाती है सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रक्रिया कौन सी हो गई, फ्यूजन हो गया आपका, संगलन हो गई। ठीक है ना, फ्यूजन। अब इसी से एक टर्म निकलता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्या मैंने बोला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संलयन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब ये क्या होता है, देखो, जब मेरे पास एक आइस है, ठीक है, मेरे पास आइस है, एक कंटेनर में मेरे पास आइस फोल्ड है, इसको समझेंगे थोड़ा सा इधर। मेरे पास ये एक कंटेनर है, एक ये मेरे पास जार है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, आइस के क्रिस्टल प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या है, मुझे इनको क्या करना है, इनको पिघलाना है। तो पिघलाने में मैंने क्या किया, यहाँ पर इधर से आग जलाई और यहाँ पर पिघलना ये शुरू हुए, या इसको बोल सकते हैं फ्यूज होना शुरू हुए। ठीक है, पिघलना बोलो या फ्यूजन बोलो, संलयन बोलो। ठीक है, यहाँ पर फ्यूज हुए, फ्यूजन हुआ इनका, और फ्यूजन होकर क्या बन जाएंगे, ये द्रव बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर जब थर्मामीटर डाला गया, यहाँ पर थर्मामीटर डाला गया तो पाया गया जो टेम्परेचर इसका इनिशियल था वही टेम्परेचर इसका बाद में भी पाया गया, जब यहाँ पर हीट प्रोवाइड करी। हीट प्रोवाइड करने के बाद, ऊष्मा देने के बाद भी क्या था, टेम्परेचर इस वाले कंटेनर का सेम था जो कि पहले था जबकि आइस थी। ठीक है, अब जैसे जैसे आइस पिघलती जा रही है, टेम्परेचर फिर भी उतना ही है, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर हमको ये पता है कि यहाँ से हम ऊष्मा दे रहे हैं, पर फिर भी टेम्परेचर में कोई भी अंतर, तापमान में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एनर्जी है, जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं किसके, हीट के फॉर्म में, वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, वो बर्फ को टूटने में इस्तेमाल हो रही है, मतलब बर्फ को पिघलाने में वो एनर्जी यूज हो रही है। इसका मतलब कि जो बर्फ के पार्टिकल्स कैसे हैं, पास प्रेजेंट है, अब हीट देने से क्या हो रहा है, उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, पार्टिकल्स मूव होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो भी हीट के फॉर्म में एनर्जी आ रही है वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, वो स्टेट को बदलने में इस्तेमाल हो रही है, मतलब कि उसके अवस्था को बदलने में इस्तेमाल हो रही है। सॉलिड को, जो ठोस है, उसको लिक्विड में बदलने में इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए वहां पर टेम्परेचर, तापमान में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। अब इसका मतलब कि जब ऐसी प्रक्रिया हो रही है तब ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जा रही है, छुप जा रही है। तो ये एनर्जी जो छुप जा रही है, लुप्त हो जा रही है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एब्जॉर्ब हो रही है, किसके द्वारा, ये आपके आइस के क्रिस्टल द्वारा जो एब्जॉर्ब हो जा रही है, वो एनर्जी को बोलते हैं हम क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या इसको सिंपल बोल सकते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब कि आपकी कौन सी, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मतलब कि ऐसी एनर्जी जो कि छुपी हुई है, और छुपी हुई है किसमें, आपका सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने में ऐसी एनर्जी यूज हो रही है जो कि एब्जॉर्ब हो जा रही है आइस क्रिस्टल्स के द्वारा, और वो एनर्जी दिख नहीं रही पर स्टेट को बदलने में मदद कर रही है। इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा पर स्टेट बदल जा रहा है, तो ऐसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म है, मैंने बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट चाहिए ऊष्मा का या एनर्जी का जो कि 1 किलो सॉलिड को कन्वर्ट करे किसमें, लिक्विड में। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका लेटेंट एनर्जी ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि यहाँ पर सॉलिड आइस क्रिस्टल्स थे, आइस क्रिस्टल्स किसमें कन्वर्ट हो गए, तरल में हो गए कन्वर्ट। तो लेटेंट हीट जो ये आपकी गुप्त ऊष्मा है वो किसमें कन्वर्ट हुई, सॉलिड में यूज हो रही है, सॉलिड उसको यूज कर रहा है और कन्वर्ट किसमें कर दे रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो वो ऊर्जा क्या हो जा रही है, वो ऊष्मा क्या हो जा रही है, लुप्त हो जा रही है, गुप्त हो जा रही है, और ये गुप्त ऊर्जा को ही बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, गलनांक। तो गलनांक क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट की ऐसी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, ऐसा न्यूनतम से न्यूनतम तापमान जिसमें कि ठोस जो है वो मेल्ट कर जाता है,
इस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना हो जाता है 273.15 केल्विन डायरेक्ट पूछते हैं एज सच, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक क्या हो गया, ऐसा सूक्ष्म टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कि सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आपका कितना हो जाता है 273.15 केल्विन, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब लिक्विड से सॉलिड में बन रहा है, मतलब कि वापस से मुझे लिक्विड को बर्फ में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिडिफिकेशन है, सिंपल टर्म है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट याद करने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, मतलब एक कोई लिक्विड है, अब लिक्विड को मैंने वापस से बर्नर पे रखा तो क्या होगा, थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होने लगेगा। उसके बॉइलिंग मतलब क्वथनांक से पहले वाला जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर बिंदु जहां पर चीज क्या है, उबल रही है। अब उबलने से पहले, बॉइलिंग पॉइंट से पहले वाला जो समय होता है, क्वथनांक से पहले वाली स्थिति जहां पर चीज क्या हो रही है, अब इवेपोरेट हो रही है, ठीक है, वेपोराइज के वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट हो रही है, तो वो क्या हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, मतलब यहाँ पर वेपोराइजेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हमने बोल दिया वाष्पीकरण, ठीक है। अब गैस से वापस से लिक्विड ने ऊपर से ढक्कन ढक दिया तो क्या हो गया, कंडेंस हो गया। अब नीचे ड्रॉपलेट्स आ गई, तो जो भाप बनी थी वो क्या हो गई, वापस से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ गई, और वो नीचे क्या हो गई, वो बैठ गई, तो ये लिक्विड में कंडेंसेशन, संघनन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, अब इवेपोरेशन के कारक आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इवेपोरेशन के फैक्टर्स हो गए वाष्पीकरण, आपके वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण और इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन के फैक्टर्स क्या हो गए कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि इवेपोरेशन को और बढ़ाते हैं, और कौन से ऐसे कारक हैं जो कि इवेपोरेशन को क्या है, कम कर रहे हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं एक थाली में पानी रखूं और थाली में पानी रखकर क्या करूं, उसको छत पे छोड़ दूं, तो उसमें पानी जल्दी उड़ेगा कि एक ग्लास में पानी है उसमें जल्दी उड़ेगा। तो इससे समझ में आता है कि सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा जहां पर पानी प्रेजेंट होगा, उतनी तेजी से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा या इवेपोरेशन होगा, ठीक है ना। इसका मतलब पहली चीज क्या हो गई, हमको समझ में आई कि सरफेस एरिया, तो किस पे निर्भर करता है, सबसे पहले सरफेस एरिया पे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी तेजी से क्या होगा, इवेपोरेशन की प्रक्रिया होगी। अब दूसरी बात कि हवा, अगर छत पे मैंने इसमें बर्तन में पानी रखा और हवा भी तेजी से चल रही है, तो इसका मतलब कि स्पीड किसकी, विंड की, हवा की तेजी से भी इवेपोरेशन का दर जो है वो तेज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि विंड की स्पीड से भी इवेपोरेशन की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तीसरी चीज क्या हो जाती है कि अगर गर्मी ज्यादा है, इसका मतलब कि मौसम में क्या है, गर्माहट है, बहुत धूप है, तभी क्या होगा, जो आपका इवेपोरेशन है वो प्रक्रिया क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अधिक है तो इवेपोरेशन तेजी से होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर हो जाता है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता से क्या समझते हैं, अगर वातावरण में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब कि वाटर वेपर्स ज्यादा प्रेजेंट है, तब उस सिचुएशन में इवेपोरेशन की दर जो होती है वो घट जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी कारक में, कौन सा ऐसा कारक है इवेपोरेशन में जिसमें कि कौन सा ऐसा कारक है जिसमें कि जो इवेपोरेशन का दर है वो घट जाता है। तो इसका मतलब कि अगर वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन घट जाएगा, बाकी सब में बढ़ता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं, क्या नेक्स्ट हमारा आता है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, मतलब कि अब कोई भी चीज क्या है, सॉलिड है और इनडायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रही है, गैस में। तो उधर्वपातन ये प्रक्रिया होती है सब्लिमेशन, जैसे कि नैपथलीन बॉल को रखो और थोड़े समय के बाद उस जगह से क्या है, वो गायब हो जाती है। तो नैपथलीन बॉल कैसी थी, सॉलिड थी और गायब हो गई, तो मतलब गैस फॉर्म में वो उड़ गई। तो ये क्या हो गया, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर एनसीईआरटीज में आपके सब्लिमेशन के कई और अन्य एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको आपको याद रखना है, आपके एग्जाम से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गया कैम्फर, कपूर, नैप्थलीन, फिर आपका एंथ्रासीन, फिर अमोनियम क्लोराइड और फिर आपका आयोडीन। ये 5 एग्जाम्पल्स है, इनको रट लेना, ठीक है ना। कैम्फर, कपूर हमें पता है, नैप्थलीन हमें पता है। अब हमें क्या याद रखना है, आयोडीन हम याद कर लेंगे, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन, ठीक है। एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैप्थलीन, कैम्फर, ये एग्जाम्पल्स आपको रटने, ठीक है। अब एक और टर्म है यहाँ पर डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या हो जाता है, जब गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है आपकी सॉलिड में, जैसे कि
आपने देखा होगा पत्तियों में जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां पर क्या है, पत्तियों में वाटर वेपर से प्रेजेंट होते हैं या भाप प्रेजेंट होती है, तो वो भाप जो है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में, तो बर्फ जैसी फ्रॉस्ट बन जाता है। तो ये प्रक्रिया हो जाती है आपकी डिपोजिशन की। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और सारा कुछ मैंने कवर कर दिया। एक टर्म बचता है यहाँ पर ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या है, तो ड्राई आइस को ही आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और ये ड्राई आइस की आपसे पूछी जाती है कंडीशंस कि ये किस कंडीशन में ड्राई आइस को रखा जाता है, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्राई आइस को हमेशा हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। अब देखो ये ड्राई आइस है, इसमें प्रेशर कैसे दिया, मान लो मेरे पास एक ये कंटेनर है जिसमें कि मेरे पास ड्राई आइस है, तो इसमें प्रेशर कैसा है, इसमें दबाव कैसा है, बहुत उच्च दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है। तो उच्च दबाव होने की वजह से क्या है, ये एकदम इसकी जो गैस के मॉलिक्यूल जो इस तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली पैक्ड होंगे। अब और इसमें साथ साथ क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब कि तापमान क्या है, बहुत बहुत कम है। और जैसे ही इसका प्रेशर क्या होगा, रिलीज किया, जैसे ही इसका प्रेशर रिलीज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। इसका मतलब कि यहाँ पर ये सॉलिड का फॉर्म था, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो इसके जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, एकदम टाइटली पैक्ड थे, टाइटली पैक्ड थे। पर जैसे ही प्रेशर को रिलीज किया, प्रेशर को थोड़ा सा हटाया, तो क्या हो गया, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे और अब कन्वर्ट हो जाएगा ये गैस के फॉर्म में। तो ये आपका सॉलिड CO2 है जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। आपने देखा होगा कि ऐसा धुआं सा निकलता हो, व्हाइट व्हाइट सा धुआं आजकल पार्टीज में निकलता है, निकालते हैं हम लोग, पीछे से बादल जैसे निकल रहे हैं, तो वो क्या होती है, वो सॉलिड CO2 ही होती है। जैसे जैसे उसका प्रेशर रिलीज करते जाते हैं वहां पर गैस क्या है, उत्पन्न होती है, व्हाइट कलर की, इस तरह से गैस देखने को मिलती है। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। हमने क्या पढ़ा, हमने सॉलिड के स्टेट्स पढ़े कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, दृढ़ होता है, फिर आपका फिक्स वॉल्यूम होता है, मैक्सिमम डेंसिटी से क्वेश्चन आता है, फिर आपकी संपीड़ितता इसमें नेग्लिजिबल होती है। पर इसमें एक एग्जाम्पल है स्पॉन्ज का, जिसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड, जो आपकी एयर है वो एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैप्ड होते हैं किसमें, स्पेसेस में, जो पोर्स प्रेजेंट है, जब उसको ऐसे दबाएंगे तो सारा का सारा एयर बाहर आ जाएगा, उसको रिलीज करेंगे तो वापस से एयर अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने देखा द्रव में कि द्रव में क्या होता है, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता है, जिस भी कंटेनर में आता है उस कंटेनर की शेप ले लेता है। इसके मैं क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। फिर हमने क्या देखा, हमने ये कन्वर्जन्स देखे कि सॉलिड से लिक्विड बनता है फ्यूजन, तो इसमें आपकी लेटेंट हीट, वो एक छुपी हुई ऊर्जा, वो एक छुपी हुई एनर्जी जो क्या कर रही है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, पर टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि वो एनर्जी यूज हो रही है उसके स्टेट को बदलने में। ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना, मतलब कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल होना जो कि 1 किलो सॉलिड कन्वर्ट करे लिक्विड में। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हमने देखा वेपोराइजेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर हमने सब्लिमेशन देखा कि सॉलिड से गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। फिर हमने देखा कि ड्राई आइस या सॉलिड CO2 क्या होती है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में सॉलिड CO2 प्रेजेंट होती है। जैसे ये प्रेशर थोड़ा रिलीज करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग जाते हैं और गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और ये हो गया हमारा सॉलिड CO2। चलिए तो अब देख लेते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के जो कण होते हैं वो आयनीकृत गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा के पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। तो ये आयनाइज्ड गैस, आयनीकृत गैस के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स किसके, कण, प्लाज्मा के जो कण होते हैं बहुत ही ज्यादा उत्तेजित, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक ऊर्जावान और बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीज याद रखनी है कि पार्टिकल्स किसके, प्लाज्मा के, ये आयनीकृत गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्तेजित और जिनमें बहुत ही ज्यादा क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो ये सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं किसके, प्लाज्मा के। ठीक है, तो प्लाज्मा के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड। दूसरी बात कि ये जो होते हैं ये आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लाज्मा कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको जैसे सन
सन हो गया, स्टार हो गया, तो इनमें प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा, जिनके कारण वो क्या करते हैं, चमकते हैं और दमकते हैं। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा, तो प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जब प्लाज्मा आपको फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में पाया जाता है। अब उस फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, हीलियम गैस है। ऐसे ही प्लाज्मा नियॉन साइन बल्ब में पाए जाते हैं। अब ये नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस प्रेजेंट है, तो ये जो गैस है, चाहे हीलियम गैस चाहे आपके नियॉन गैस, ठीक है, तो इन सब में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा। अब ये जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो ये जो गैसेस हैं ये चार्ज हो जाती है, और इन गैसेस के चार्ज होने से जो इनके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है वो क्या होने लगता है, वो चमकने लगता है। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर क्या है, हीलियम गैस प्रेजेंट है, नियॉन साइल बल्ब के अंदर नियॉन गैस प्रेजेंट है। तो इनके अंदर जो गैस है, ये जब इन गैसेस को जब क्या है, चार्ज मिलता है, मतलब चार्ज हो जाती है किससे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो इनके अंदर जो प्रेजेंट प्लाज्मा होता है वो क्या होने लगता है, ग्लो होने लगता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और सन, आपका स्टार्स, ये सब, इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, इस सब में प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से वो चमकते हैं। अब बात कर लेते हैं बोल्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, लास्ट टॉपिक है आज का, और ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर बचेगा। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रिडिक्ट किया गया था, बीईसी, बोल्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये है क्या, ये जो नॉर्मल एयर है जिसकी घनत्व, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो ऐसी एयर जिसकी घनत्व, डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, उसको क्या करते हैं, उसको सुपर कूल कर दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है। तो वो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर बन जाता है, वो आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट ये दोनों आपसे एज सच पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस एज सच ही लिखी हुई हैं। नॉर्मल एयर जो गैस ऑफ लो डेंसिटी है, ठीक है, इनको क्या करते हैं, सुपर लो टेम्परेचर पे या इनको कूल कर देते हैं, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये बन जाता है। सिर्फ इतना ही था। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एज सच आपके एनसीईआरटी की लाइंस है ये सब, तो आपको उसको एज सच चीज को याद रखनी है। ठीक है, और आपको सेशंस कैसे लगते हैं जरूर बताया करिए, जिससे कि नेक्स्ट सेशन फ्रेम करने में बहुत हेल्प मिलती है। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियोस को देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। थैंक यू।